पेयर देखो एग्जांपल इतना सिंपल नहीं लेंगे, सिंपल तो है, बोर्ड ने कभी ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे दिया है, रिसेंट में ही दिया है कि ये दो इक्वेशंस कैसे नहीं करना है, वैसे भी डेटा कॉम्प्लेक्स है, अभी तो और कॉम्प्लेक्स जाएगा, रूट में आएगा, पॉइंट में आएगा, सीधा जो अभी हम सीखने दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व, कोई स्ट्रेट लाइन की तरह दिखते हैं, रैंडम एक लाइन बनाते, ये भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, समझ लिया। इसके 2 पॉइंट निकालूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। प्लॉट करना सिंपल हो, LHS RHS। हेलो क्लास 10, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम वो सभी मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट यूज होंगे और जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है आज के लेक्चर में, वो पूरा कवर करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नेम ही लिखा है हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका मीनिंग समझेंगे। तो हम इसको अच्छा सा टाइम देंगे, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, एग्जैक्टली वो चैप्टर का जो पूरा नेम है उसका मीनिंग क्या है, क्या बताना चाह रहा है वो चैप्टर आपको। सेकंड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप देखेंगे इनमें हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, वो सॉल्यूशन निकालने का एक वे होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम आज की क्लास में ही सीखेंगे। और फिर उसके बेस पे ग्राफिकल मीनिंग इसका और इसी का अलजेब्रिक मीनिंग, उनको कनेक्ट भी करेंगे। तो ये रहेंगे हमारे आज के क्लास के टॉपिक 1, 2 और 3। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग। सबसे पहले मुझे इसका बेसिक मीनिंग चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है मैथ्स की लैंग्वेज में, कि मैथ्स की लैंग्वेज में एक्चुअल में क्या दिखाना चाहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो थोड़ा और ब्रेक कर लेता हूं, पेयर अभी हटा देता हूं, पहले सिंपली देख लेता हूं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, क्योंकि ये पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, क्लास 9 में आपका चैप्टर था ये, तो क्लास 9 पे आप यही चैप्टर पढ़ के आए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आप क्लास 9 में चैप्टर ही पढ़ के आए हैं, तो ये उसी का एक्सटेंशन है बस पेयर में। पहले इसका मीनिंग दोबारा से क्लियर करेंगे, बस एक बार देख लेंगे, आपको सब याद है ना, आप भूल तो नहीं गए कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्या मीनिंग था। और ब्रेक कर देते हैं आपके लिए, वर्ड टू वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से? यहां से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस, कि इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इक्वेशन तो हम बहुत बार यूज करते हैं, इक्वेशन का मीनिंग तो कुछ ऐसे होता है जब इक्वल टू आता है, मैथमेटिक्स में कहीं भी इक्वल टू आ जाए तब वो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही इक्वेशन बन जाता है, वो पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाता है। चैप्टर 2 में पढ़ रखा है हमने कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, फिर वो इक्वेशन बनता है। तो इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन, अगर सिंपली समझो, कहीं भी इक्वल टू का साइन है मतलब चीजें इक्वेट हो रखी है, क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS, कि कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है और वो आपस में इक्वल टू लिखे हैं, उसका मतलब इक्वेशन होता है। तो बस इतना पकड़ना था बेसिक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इक्वेशन होता है। देखा इनटू, ये तो नंबर वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल, एक वर्ड मुझे यहां पर वेरिएबल मिल गया है, एक वर्ड वेरिएबल मिल गया है। वेरिएबल तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वही XYZ, बट अगर वेरिएबल बोलूं, एनीथिंग विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, तो नो फिक्स्ड वैल्यू। सिंपल टर्म्स में लिख रहे हैं बस समझने के लिए, जैसे x की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, कंडीशन पे डिपेंड करता है, y की, जो भी आप अल्फाबेट से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेरिएबल होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इस पर्टिकुलर जो हमने लिखा है टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 लिखा है, तो वेरिएबल 2 होंगे, ये जो वेरिएबल है 2 है, जैसे आप बोल सकते हैं वो P और Q होंगे, या कुछ भी आप 2 वेरिएबल ले सकते हैं, वो C और D होंगे, या वो X एंड Y होंगे, अच्छा, ये 2 वेरिएबल का मतलब हुआ, ये इक्वेशन का मतलब हुआ, एक जो फाइनल वर्ड बचता है वो बनता है लीनियर। एक जो फाइनल मेरा वर्ड बच जा रहा है वो बन जा रहा है लीनियर। कि लीनियर का मीनिंग क्या है, ये लीनियर का मीनिंग तो अभी चैप्टर 2 में सीख के आए हैं हम, चैप्टर 2 में सीखा है, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करे हैं, बोर्ड क्वेश्चन करे हैं। लीनियर में मतलब डिग्री 1, जब भी डिग्री 1 होती है लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से चलता है ना।
तो अभी लीनियर बोला डिग्री 1, मतलब मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए, मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए, एग्जांपल लिखूंगा आपके लिए। अब एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें दो वेरिएबल हो, मान लेता हूं एक्स और वाई, सबसे सिंपल पकड़ता हूं कि एक्स प्लस वाई लिख देता हूं, दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर ले, लीनियर चाहिए तो इन दोनों की पावर 1 ही होगी। यहां अगर 2 लिखा होता तब ये लीनियर ना रह जाती। तो अच्छा ठीक है, इसको मैं हमने मार्कर सही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, दोनों की पावर 1 ही है तो ये लीनियर है। इक्वल टू किसी चीज की इक्वेट तो होनी चाहिए, जैसे ये एलएचएस बनता है, आरएचएस में कुछ तो होना चाहिए। मैं 100 लिख लेता हूं, मैं यहां पर 100 लिख लेता हूं। अब जो बोर्ड पे लिखा है वही एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जिसको हमने वर्ड टू वर्ड ब्रेक कर रखा है, जिसको हमने वर्ड टू वर्ड ब्रेक कर रखा है कि डिग्री 1 होगी, लीनियर इक्वेशन होगा तो एलएचएस आरएचएस सेम होगा। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई की बात कर रहा है, मतलब एक्स और वाई की बात कर रहा है। वेरिएबल है वो फिक्स वैल्यू को दिखा रहा होगा, जो वेरिएबल है वो फिक्स वैल्यू को दिखा रहा होगा। फिक्स वैल्यू मतलब नो फिक्स वैल्यू का वर्ड यूज किया अभी यहां पर हमने कि नो फिक्स वैल्यू। तो इन सब चीजों से जो मैंने एग्जांपल बनाने का ट्राई किया है, इन सब चीजों से जो एग्जांपल बनाने का ट्राई करा वो ऐसा बन गया, x प्लस वाई 100। अब देख लीजिए दो वेरिएबल है, हाँ दो वेरिएबल है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है यहाँ पर, मतलब जिनकी पावर ही दिख रही है, x की अगर इंडिविजुअल पावर देखे 1 है, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन भी है। ये जो लिखा है ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर इसको देखते ही आपका ऐसा मन हुआ है कि इसे मुझे ऐसे लिख लेना चाहिए कि x प्लस वाई माइनस 100, या चलो मैं ही लिख के दिखा रहा हूं कि इसको मैं ऐसा लिखना प्रेफर करूंगा, x प्लस वाई माइनस 100। अभी के लिए कैलकुलेशन में दोनों सेम ही चीज लिखी है, बट अभी मैं इसे ऐसा लिखना चाहूंगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। क्या ये देखते ही आपको याद आया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? इतनी जल्दी तो नहीं भूल के क्लास 9 से अभी आए हो, यूज होगा सब जो आपने पढ़ रखा है। मैथमेटिक्स में हमेशा क्लास 6 7 से जितना आपने आज तक पढ़ा है सब यूज होगा ना। इसको ऐसे लिखा, आपको याद आ जाना चाहिए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 9 में पढ़ा था तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कुछ ऐसा ही नहीं पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इनकेस हम बोल रहे हैं तो तभी आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये साथ साथ सीखते रहिए आप, ये यूज होने वाले हैं चैप्टर में, तो ये बेसिक साथ साथ सीखते रहे। अच्छा ये ऐसे लिखने से स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल कुछ पार्ट ऐसा लिख रहे हैं, ऐसे दिखता है वो ax, अब याद आ जाएगा आपको, प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन क्योंकि पावर 1 है, इन टू वेरिएबल x और y है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लिखिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें अगर मैं आपको यहां से लेट करने के लिए बोलूं आप पिक कर लोगे। a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट a होता है, x के साथ 1 लिखा है। b की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू 100 नहीं माइनस 100, क्योंकि प्लस 2 लिखा ही है, तो a की वैल्यू इसमें 1 है, b 1 है, c माइनस 100 है। कंपेयर करके आपको abc भी वैल्यू आ गई, कंपेयर करके abc की वैल्यू आनी चाहिए, यूज करेंगे चैप्टर में। तो ये लिखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब ये लिखा ही है तो इसकी जो कंडीशन है वो इसके साथ मेंशन कर ही देंगे। कंडीशन क्या होती है, a b एंड c आर, a b एंड c इसमें क्या हो सकते हैं, आर रियल नंबर्स, कि ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, abc रियल नंबर होते हैं। क्या abc 0 हो सकते हैं, क्या abc 0 हो सकते हैं, c तो 0 हो सकता है, सी की कभी प्रॉब्लम, रियल नंबर में 0 तो आता ही है ना, तो सी 0 हो सकता है। बट इस बात से तो ए और बी भी 0 हो सकते हैं, हाँ ए और बी 0 हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। मतलब कहीं पर ऐसा लिखा है 2x प्लस 3y, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, मिस नहीं होना चाहिए, वरना समझ नहीं आता है कब वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखी है, वो एक्सप्रेशन लिखा क्या है। कभी ऐसा लिखा है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू 0 है। इसमें बताना जरा आप, आपके अकॉर्डिंग एक बार माइंड में अपना आंसर सोच के रखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। अगर आपने नहीं बोला है तो अभी आप गलत हो गए,
इसका भी आंसर यस है। ये भी पेयर नहीं बोलेंगे अभी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कोई बोलेगा इसमें दूसरा वेरिएबल कहां है, इसमें दूसरा वेरिएबल है y, बस उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रखा है, मतलब b कैन बी 0, b 0 हो सकता है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आने वाले लेक्चर्स में लेंगे, इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये भी है। इस वाले केस में आपका b 0 था, इसमें a 0 हो गया है। y वाला पार्ट नहीं दिख रहा है ना, कब होगा, जब a 0 होगा। इसमें a 0 है, तो ऐसे तो कोई लिख देगा, ये लिख दो जरा, ऐसा कुछ ऐसे नहीं लिख देता हूं अभी के लिए सामने, कि फिर तो ये भी हो गया। मैं बोलूंगा कैसे हो गया, तो मुझे बताएगा इसमें a भी 0 है, इसमें b भी 0 है, मतलब a और b दोनों 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन गए। बट मैं बोलूंगा नहीं, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि a and b cannot be both 0. a and b cannot be both 0. दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, उनमें से एक 0 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। क्लास 9th में ही पढ़ लिया हमने, पर इनकेस भूले तो याद रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें फिर कंफ्यूजन करती है। 10th में सेशन रीजन में कर सकती है आप, ग्राफ बेस्ड कुछ बोर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, आज की क्लास में भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, उन क्वेश्चन में भी यूज कर लेता हूं मैं इनको। यहां पर जब इनका ग्राफ बनाने के लिए आएगा ना आपके पास, जब इनका ग्राफ बनाने के लिए आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे है क्या, और अगर ये कंफ्यूजन होगी है क्या, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। जब आपको क्लियर होगा कि यही चीज है, तब आप अपना ग्राफ वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो मिस मत करना, इंपॉर्टेंट होती है ये वाली बात, कि ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्योंकि ये कंडीशन लग जा रही है, तो ये वाला नहीं है। तो बेसिक सा हमने बस ये समझा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, x प्लस वाई 100 एग्जाम्पल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ये उसके कुछ रूल लिखे हैं। कभी भी कंफ्यूजन होगी तो इन्हें अप्लाई करके ही चेक करेंगे वो है कि नहीं, हमेशा इन्हें अप्लाई करके ही चेक करेंगे हम कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो पहले हमने बेसिक बस इतना समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। टॉपिक तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर बाद में लेंगे, पहले सिंगल को देख लेते हैं। जब सिंगल को देख लेंगे पेयर तो क्लियर हो ही जाएगा, जब सिंगल को देखेंगे पेयर तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। तो इस सिंगल में एक और चीज देख लेता हूं, ये था वो एग्जाम्पल, ये है हमारा एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में सब समझना है, इसी एग्जाम्पल में सब समझना है। ये एग्जाम्पल था, ऐसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, अब मैं एक टर्म यूज करूं आपके लिए यहां, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कि इसका मीनिंग क्या है। अगर कोई कभी आपको बोल दे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जैसे मैं ये इक्वेशन है, ये किसी भी इक्वेशन में लिख देता हूं या पूछ लेता हूं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आंसर नहीं बोलता हूं मैं, आंसर का मीनिंग नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब वो आपकी ग्रामर की टर्म होगी, यहाँ पर आंसर कुछ नहीं होता है। वर्ड जो एग्जैक्ट होता है, जो एग्जाम में आएगा भी और जो आपको समझ आना चाहिए, वो होता है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इससे पहले कि आपसे ये पूछें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, हम आपसे पूछना चाहेंगे सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। ये वर्ड जब भी लिखा होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है मेरे को एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स वाई में, या फिर ऐसे लिख दूं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इनकी जो वैल्यू होती है। बट कोई भी वैल्यू, जैसे मैं यहां लिख दूं 70 और 50, 70 प्लस 50 120 इक्वल टू ही नहीं आ रहा है, तो कोई भी वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल डेट satisfies, value of variable that satisfies the equation। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा मीनिंग यहीं से आता है। 9 से पॉलिनोमियल में भी अप्लाई करते हैं, यहां भी अप्लाई करते ही जाएंगे। कभी भी कोई आपसे सॉल्यूशन पूछता है
किसी इक्वेशन का, तो आप समझ जाएंगे वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। कौन सी वैल्यू? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये सेटिस्फाइज द इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब हुआ कि वो वैल्यू जिस पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। तो कुछ टर्म्स होती है जो जनरली हम फॉलो हमेशा कर रहे होते हैं, बट उस तरह से समझते नहीं, तो हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाई का मतलब वो वैल्यू जिसपे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, जिसपे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। अच्छा ये बात है, तो मुझे सॉल्यूशन ही निकालता हूं। चलो फिर कि सॉल्यूशन ही निकालते हैं। किसके निकालेंगे? इस वाले एग्जांपल के सॉल्यूशन निकालेंगे। इसको लिख ले, मतलब ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। एक बार लिख लेते हैं इसको कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे लिखूं, बात है कि सॉल्व करने में जो आपको इजी लगता है। कभी आपको इस पैटर्न में अच्छा लगता है ये लिखिए, इसमें अच्छा लगता है ये लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो ऐसे लिखूंगा, सामने इक्वल टू 0 रख के। अभी ये मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी, मुझे इसके सॉल्यूशन देखने हैं, मुझे इसके सॉल्यूशन देखने हैं। क्या आप एक्स वाई की वो वैल्यू मुझे बता सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो? इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब जिसपे LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा हो, तो बता ही देंगे। आपने सोच ही लिया होगा कि अरे इतना सिंपल है ये तो, कि x की वैल्यू रख दो कितनी 50 और y की वैल्यू भी रख दो कितनी 50। अगर आपने सोचा बिल्कुल सही आंसर है, x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 50 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों वैल्यू बताऊंगा ना, वेरिएबल ही दो हैं। जब दो वेरिएबल हैं तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। लीनियर होते सिंपल, एक ही वेरिएबल में तो एक आंसर होता। तो x के लिए 50, y के लिए 50, कि ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। बस जैसे ये लिख रहा हूं आपके माइंड में तो क्लिक कर ही गया होगा ऐसे कि अच्छा फिर तो ये भी आंसर होगा कि x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। बिल्कुल सही है आप, क्योंकि 60 प्लस 40 100, LHS RHS इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। फिर तो आपको ये भी क्लिक कर गया होगा आप। अब तो आप आंसर पे आंसर देते ही रहेंगे कि 70 एंड 30 ये भी सेटिस्फाई करेगा, 70 प्लस 80 ये भी इसका आंसर है। तो ये एक्स वाई की ये वैल्यू, एक्स वाई की ये वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू, ये सभी सॉल्यूशन है इसके। एक और सॉल्यूशन है कि क्या ये लिख दूं 99 एंड 1 ये भी सॉल्यूशन है क्या 90, या चलो एक माइनस में लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए कि x की वैल्यू 101, तो y के लिए कितने रख दूं -1, y के लिए -1 रख दो। 101 प्लस -1 प्लस माइनस 101 माइनस 100 दोनों इक्वल, ये भी सॉल्यूशन है। क्या इस वाली वैल्यूज से जो आपने ये वैल्यूज फाइंड करी है, आप ये समझ पा रहे हैं? ऐसे तो आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल देंगे ना हमारे लिए, ऐसे तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल देंगे। हाँ, और यही हमारा क्लास 9 में मेजर टॉपिक था, और 10th के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और 10th के लिए मेरा बेस बन गया, बेसिक बन गया है। और 9th का मेजर टॉपिक है, बट हाँ मुझे बिल्कुल क्लियरेंस होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसे पेयर में देखना है। पहले सिंगल तो देख लो एक बार। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये मैं बात क्लियर रखूंगा कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है उसके सॉल्यूशन होते हैं हमेशा इनफाइनाइट। आप और कोई इक्वेशन देखना उसमें भी साथ में देखेंगे, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे इनफाइनाइट एक्स वाई की वैल्यू के पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। आपको पता है 105, और इसकी वैल्यू -5 रख सकता हूं, पॉइंट में भी रख सकता हूं, फ्रैक्शन में भी रख सकता हूं। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए, ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये बात क्लियर है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में बस एक और लास्ट बात बता रहे हैं आपको, वो भी देख लीजिए, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको खुद ही कर लेंगे आप आगे का पार्ट। तो बस वो बात और समझ लीजिए कि ये x की वैल्यू लिखी है, y की वैल्यू x 50 y 50, इस x 50 y 50 को मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 50
कॉमा 50। सेकंड मेरा पेयर से पेयर बने हैं ना, यहाँ एक्स वाई का पेयर बना है, ये एक्स वाई का पेयर बना है, एक्स वाई का पेयर बना है, एक्स वाई का पेयर बना है, सेकंड एक्स वाई का पेयर बना है 60-40, तो ऐसे लिख रहा हूं 60-40। एक बना है 70-30, ऐसे लिख रहा हूं। जब मैं एक्स वाई को इस तरह से लिख रहा हूं, एक जनरल बताऊं, ऐसे लिख रहा हूं ना मैं एक्स और वाई, ऐसे तो लिख रहा हूं एक्स और वाई। जब मैं ऐसे एक्स वाई लिख रहा हूं, आपको अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक याद आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई को ऐसे ही तो लिखते थे हम। जब एक्स वाई को ऐसे लिखा है, मतलब अब ये जो एक्स वाई की वैल्यू है कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दी, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे है, ये ग्राफ में, ये ग्राफ में मतलब कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट की तरह। भाई जैसे आप x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 को प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे 2 लेते हैं, y एक्सिस 3 और प्लॉट कर देते हैं, पॉइंट तो प्लॉट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करने के लिए यही तो चाहिए होता है हमेशा मुझे, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, एक x की एक y की, एक x की एक y की, एक x की एक y की। तो यहां, और मैं इसको पॉइंट को नेम देता हूं, ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, वो इन जनरल पॉइंट लिखा है कि जो एक्स वाई के पेयर हैं, ये अगर मैं इन्हें ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं, मतलब मैं इनका ग्राफिकल मीनिंग जानना चाहूं, मैं इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानना चाहूं, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को। ये सभी इंडिविजुअली पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? क्या पॉइंट्स भी होंगे इनफाइनाइट? जब एक्स वाई की वैल्यू होंगी इनफाइनाइट, तो पॉइंट्स भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट। जब हम इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जब हम इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जब आप इन इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ग्राफ में और उन्हें ज्वाइन करोगे, क्योंकि उन्हें ज्वाइन करके तो फिगर बनेगी, जो फिगर किसकी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। आज ही की क्लास में ये वर्क करेंगे भी, 9th में आपने किया भी है, आज की क्लास में करेंगे भी। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, खुद से आपसे ही ज्वाइन करवाएंगे। ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल में भी सेम टॉपिक किया है। तो इनकेस आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वो लेक्चर भी देख सकते हैं जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा है। तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा है, हमने खुद से प्लॉट किया था, और जब हमने उन्हें ज्वाइन किया था पॉइंट्स को, जब ज्वाइन किया था हमें मिली थी स्ट्रेट लाइन, तब हमें मिली थी स्ट्रेट लाइन। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जब उन्हें प्लॉट करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने से मिलती है हमें स्ट्रेट लाइन, उन्हें ज्वाइन करने से हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन। और एक टॉपिक तो यही बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो ग्राफ में रिप्रेजेंट होती है वाया स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है। ये पूरा क्लास 9th का टॉपिक था, बट 10th में इसी के साथ क्लास 10 स्टार्ट करती है इसको। तो अगर ध्यान से पढ़े तो ये आना चाहिए आपको, जब ये आता है तब आगे का चैप्टर इजी रहता है, वरना टफ बन जाता है। तो ये हमारे लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सारा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। जल्दी से आप नोट कीजिए और इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए तब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मीनिंग समझ लिया है, यही मेरा पूरा यूज हो जाएगा जब मैं पेयर देखूंगा। जब मैं पेयर देखूंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं पहले आपके आगे, सेम वही लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में ली थी, जो पिछले एग्जांपल में लिए वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लिखता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब ये दो हो गई ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो हो गई, तो यही तो है पेयर, यही तो है मेरे लिए पेयर। तो बस इतना ही एक्सटेंड होता है। तो वो जो पहला समझा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अब बस ये दो चल रही हैं एक साथ, मीनिंग सेम है। सेम कैसे मीनिंग थी, कैसे कि अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं, पहले वाली की स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं, तो ऐसे लिख दूंगा a1 1 यूज करूंगा क्योंकि इस बार दो है ना, कि a1 x प्लस b1 y प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी सी का है पीछे, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से आता है। इसको लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा a2 x प्लस b2 y
प्लस C2, इसमें भी 1 लिखो भाई, प्लस C2 इक्वल टू 0। जब ये 20 इधर आ जाएगा जब ये 100 इधर आ जाएगा। जनरली इस फॉर्म में मिलती है तो इस फॉर्म में लिख रहा हूं, पर ये 100 को यहाँ लिया माइनस का, 20 को यहाँ लो माइनस, कैसे मैच कर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है इनकी, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। और ये चीज हमने एक में सीख लिया तो दो में भी सारी चीजें सेम होंगी, वही जो आपने अभी पढ़ा है, दो में दोनों चीजें सेम होगी। अभी मुझे इनमें सॉल्यूशन चाहिए, कि मुझे चाहिए इनका सॉल्यूशन, कि मुझे चाहिए इनका सॉल्यूशन। अभी हमने एक लीनियर इक्वेशन में देखा था, पेयर में देख रहे तो पेयर में सॉल्यूशन देख लेते हैं। मीनिंग तो सेम ही होगा, मीनिंग तो सेम ही होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है, मतलब एक्स एंड वाई की। सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन को सेटिस्फाई का मीनिंग एलएचएस आरएचएस। अच्छा ऐसा है तो मैं सोच लेता हूं कि एक्स वाई की वैल्यू तो सोचनी है जो सेटिस्फाई करेगा, जिसपे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आएगा। तो मैंने बोला एक्स की वैल्यू है मेरी 90, एक्स की वैल्यू है मेरी 90 और y की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 10। तो मैंने चेक करा जो मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है क्या ये उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ 90 प्लस 10 100, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। बट मैं सेकंड में भी तो देखूंगा ना, इस बार मैं देख किसे रहा हूं, इस बार मैं देख रहा हूं पेयर को। तो जब मैं पेयर को देख रहा हूं तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, तब जाके तो वो सॉल्यूशन बनेगा, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। यही चाहिए पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन। इसके अलग अलग वे सीखेंगे तो उसका मीनिंग तो क्लियर हो। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब दोनों को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को नहीं कर रहा है। 90 माइनस 10 20 नहीं होता, 80 होता है। तो ये तो क्रॉस हो गया, सेकंड को नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल क्या बोलूं, ओवरऑल इसको सॉल्यूशन बोलूं? नहीं, सॉल्यूशन वो होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, दूसरी वैल्यू देखता हूँ, कुछ दूसरी वैल्यू सोचता हूँ। मैंने यहां पर ध्यान दिया, अच्छा यार ये मेरा वेरीफाई नहीं हुआ था, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी x की वैल्यू कितनी है, 70 है। मेरी x की वैल्यू कितनी है, 70 है। मेरी y की वैल्यू कितनी है, 50 है। और मैंने सीधा टीचर को बोला कि चेक करो जल्दी कि x 70 y 50 सही है क्या, मेरा आंसर नहीं है। उन्होंने यहां देखा 70 और 50 20 आ रहा है, बोल दिया सही है। भाई सेकंड वाले में तो सही है, बट फर्स्ट में भी तो चेक करोगे, पेयर ले रहा, उसने फर्स्ट में डाला 70 प्लस 50 120, वो गलत हो गया। मतलब ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है या ये जो एक्स वाई की वैल्यू है, ये सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट को नहीं कर रही है। तो इन टोटलिटी ये सॉल्यूशन तो नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अरे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वैल्यू देखता हूं कि क्या वैल्यू हो सकती है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि वो वैल्यू क्या हो सकती है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। आपको वो वैल्यू बतानी है जो दोनों को सेटिस्फाई कीजिए। आप कर सकते हैं गेस, या आपके माइंड में किसी भी वे से, किसी भी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई की कोई वैल्यू आ रही है माइंड में जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब जो होगा सॉल्यूशन, जो होगा सॉल्यूशन। और अगर आपने ये सोच लिया है कि x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60 एंड y इक्वल्स टू 40, कि सर ये हो सकता है x इक्वल्स टू 60 y इक्वल्स टू 40। मैंने कहा चेक करता हूं पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में 60 प्लस 40 100, करेक्ट। 60 माइनस 40 20, करेक्ट। ये जो एक्स वाई की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसे दिखा देंगे, इसको दिखा देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, ये सेकंड को भी कर रही है। तो मतलब हाँ ये है सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सॉल्यूशन है। ये मैं ढूंढ रहा था, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एक को कर रहे हैं दूसरे को नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं थे। ये वाला मेरा सॉल्यूशन है x60 y40, x60 y40। और कोई सॉल्यूशन सोचना, आप कितना ट्राई कर लीजिए और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। मतलब जब मैं इस लाइन को इंडिविजुअली देख रहा था, x प्लस वाई 100 को इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी क्या हमने, आप इसको इंडिविजुअली देख लीजिए, x माइनस वाई 20, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे एक तो ये 60 40 70 50 20 आ रहा है,
80 60 20 आ रहा है, 90 70 100 80, बहुत इनफाइनाइट आंसर है। इसके अपने इनफाइनाइट आंसर है, इसके अपने इनफाइनाइट आंसर है। ग्राफ में आपको पता है ये भी लाइन की तरह होता है, ये भी लाइन की तरह होता है, बट जब इन दोनों को एक साथ देखता हूं, जब दोनों को एक साथ देखता हूं तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन। दोनों का एक साथ एक ही सॉल्यूशन है, एक्स वाई की एक ही वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है, एक ही सॉल्यूशन है, तभी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कोई जो चीज एक ही है वो तो यूनिक है, जैसे कि आप एक ही हैं, आप यूनिक है। जो चीज एक है वो यूनिक है, वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। तो मुझे ये समझ आया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन था वन सॉल्यूशन। और केसेस बन जाते हैं, अभी सीखेंगे साथ में नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी सिंपली तो ये समझ आ रहा है वन सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट तो नहीं है। इसके अलग से इनफाइनाइट, अलग से इनफाइनाइट, साथ में देखा वन सॉल्यूशन। अच्छा ये भी साथ में देख लूं, वो एक सॉल्यूशन कैसा है, क्या वो इस फॉर्म में लिख लूं 60,40 एक्स वाई लिखा है, पॉइंट दिखा देता हूं ना, ए लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, कुछ भी लिख लूं 60 को, यही तो सॉल्यूशन है। ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, बस ऐसे एल्जेब्रिकली लिख रहा हूं, ये एल्जेब्रा के वे में, ये ज्योमेट्रिकली है। ऐसे एक्स वाई की वैल्यू दिखती है, ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स की तरह पॉइंट बन जाता है, मतलब ग्राफ में वो एक पॉइंट होगा, ग्राफ में वो एक पॉइंट होगा जो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, वो एक पॉइंट होगा जो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। मुझे ये पता है जो पहले वाली है ये ग्राफ में लाइन की तरह दिखती है, ये जो सेकंड वाली है ये भी ग्राफ में लाइन की तरह दिखती है, वो कोई एक पॉइंट होगा जो दोनों का सॉल्यूशन होगा। ऐसे जब मैंने दोनों लाइन बनाई है आपके लिए, ये L1 है ये L2 है, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये L1 का सॉल्यूशन है? हाँ सॉल्यूशन है, क्योंकि L1 जो लाइन बनी है वो तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कलेक्ट करो ज्वाइन कर दो लाइन बनती है। L1 लाइन ऐसे बनी है, L2 लाइन भी कुछ ऐसी बनी है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और वो सभी उसके सॉल्यूशन है। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, ठीक मिडिल में जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये L1 का सॉल्यूशन भी है, ये L2 का सॉल्यूशन भी है, ये L1 का सॉल्यूशन भी है, L2 का सॉल्यूशन भी है, ये दोनों लाइन का एक साथ सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है, ये जो ऐसे दिख रहा है, यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाता है कि 10th क्लास में इसके क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनने हैं। दो इक्वेशन देंगे, आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे, दो इक्वेशन देंगे, आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे। तीनों एक्सरसाइज डिवाइड भी ऐसे है, हमें तीन मेथड सीखने हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, साथ में ही सीखेंगे। अभी आपने सुना भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टफ लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्यूशन का मीनिंग बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको उतने अच्छे सिखा पाएंगे हम। तो ये सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ, ये सॉल्यूशन निकालने के तीन वेज है, जिसमें पहला वे हम ग्राफ से ही सीखेंगे, क्योंकि बार बार मैं आपको इसका ग्राफ का मीनिंग समझाना चाह रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों हो जाते हैं जल्दी। तो ठीक नेक्स्ट स्लाइड में हम ये तो अभी हमने गैस करके किया था, हम खुद मान रहे हैं गैस करके किया था, बिना गैस करे ग्राफ का यूज करते हुए, और ये तो सिंपल इक्वेशन लिखी थी, कितनी टफ इक्वेशन लिखेंगे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं ग्राफ यूज करके। आप इसे कॉपी कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं एक साथ। चलिए फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब निकालना स्टार्ट करें इनके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के तीन मेथड हैं हमारे पास, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आज की क्लास में ग्राफिकल का मीनिंग हम पूरी तरह से जान जाएंगे, तो ग्राफिकल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन लेंगे जिसमें दो इक्वेशंस होंगी और हमें उसे ग्राफ को यूज करते हुए सॉल्व करना होगा। हमने क्वेश्चन पहले से आपके लिए रेडी रखा है, इस बार सिंपल एग्जांपल, इतना सिंपल नहीं लेंगे, सिंपल तो है आपके लिए, वैसे तो बोर्ड क्वेश्चन ही है, वहीं से डेटा पिक किया आपके लिए। हमने इक्वेशन भी ऐसा नहीं सिंपल लिख दें, जो बोर्ड में क्वेश्चन आया वहीं से पिक किया, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था बट वहीं से वैल्यू पिक की है। तो बोर्ड ने कभी ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे दिया है, रिसेंट में ही दिया है कि ये दो इक्वेशंस हैं, ये जो दो दिख रही है मेरे को, ये इक्वेशंस है, x + 3y = 6, यहां लिख लेते हैं आपके साथ, x + 3y = 6 मेरी फर्स्ट इक्वेशन, x + 3y = 6 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x - 3y = 12, कि ये दो इक्वेशन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब
एक्स वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब एलएचएस आरएचएस। अब गेस नहीं करना है, वैसे भी डेटा कॉम्प्लेक्स है, अभी तो और कॉम्प्लेक्स जाएगा, रूट में आएगा, पॉइंट में आएगा, डिवाइड में आएगा। क्या ही करना है, सीधा सॉल्व करूंगा ना मेथड से, गेस नहीं करूंगा। बस उसने स्पेसिफिकली बोला है सॉल्व ग्राफिकली मेथड से करना है, जो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि ग्राफ की मदद से दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले मैंने दोनों को नोट कर लिया, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों पे ही वर्क करूंगा, इन दोनों पे ही वर्क करता हूं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। यही देख लेते हैं सबसे पहले कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इनको मुझे ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है, तो मेरे को बहुत ध्यान से माइंड में एक बार सोच लेना है कि ये ग्राफ में जाएगी कैसे, कि ये चीज ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे होगी। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है। मैं अभी समझा भी और क्लास 9 से करता आ रहा हूं कि ये तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, ये तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। हमने सेकंड चैप्टर में प्लॉट करके देखा था कि ये ग्राफ में ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। रैंडम एक लाइन बना दे रहा हूं, ये भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, ये भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। फिर उन लाइंस को यूज करते हुए, उन लाइंस को यूज करते हुए मुझे सॉल्यूशन निकालना है। इनका सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों की लाइन ही बनाता हूं सबसे पहले कि ये कैसी स्ट्रेट लाइन बनाती है ग्राफ में। लाइन बनाने के लिए मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए आपको? मैक्सिमम तो आप इनफाइनाइट पॉइंट प्लॉट के, मिनिमम कितने पॉइंट? अगर आपका आंसर 1 है तो प्रॉब्लम हो गई है भाई। कोई एक पॉइंट बोले मैंने ये लाइन बना दी, आपने ये लाइन बना दी, किसी ने ये लाइन बना दी, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन चली जाएंगी। तो एक पॉइंट से तो काम नहीं चलता, एक पॉइंट से तो एक लाइन नहीं बनती। मतलब बन तो रही है, यूनिक नहीं है ना भाई, अलग अलग बन जा रही है, यूनिक थोड़ी बोलोगे इन्हें। लाइन तो यूनिक होनी चाहिए, तो क्या चाहिए? 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स आपके माइंड में आ गया था आंसर। अगर 2 पॉइंट आया था तो बिल्कुल सही था, अगर 2 पॉइंट आया था बिल्कुल सही था। आप 2 पॉइंट बनाओ, मैंने ये 2 पॉइंट लिखा और आप सभी को बोलते जरा लाइन बनाओ। जैसे आप सब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सबकी यही लाइन होगी, सबकी लाइन यूनिक है, यूनिक मतलब सही। जब चीज यूनिक होती है और सही होती है, सभी के लिए सेम है। तो मैं ये समझ लिया, मुझे कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ग्राफ में, या जो इसका ग्राफ बनाना है, मिनिमम पॉइंट्स नीडेड आर 2। आप ज्यादा प्लॉट कर सकते हो, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये जब आप वेरीफाई करते हो तब कर लेना चाहिए, बट एग्जाम टाइम पे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसके 2 पॉइंट निकालूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि 2 पॉइंट से इसकी लाइन बन जाएगी। 2 पॉइंट निकालता हूं जल्दी से इसके, कि इसके वो 2 पॉइंट क्या होंगे। मुझे इसके 2 पॉइंट चाहिए, इसके 2 पॉइंट निकाले, इसकी लाइन बन गई, इसके 2 पॉइंट निकाले, इसकी लाइन बन गई। इसके 2 पॉइंट निकालता हूं, एक्स और वाई मुझे पता है इनफाइनाइट पॉइंट है। जब ये अकेले है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनफाइनाइट पॉइंट है, उसमें से 2 ही तो निकालने हैं। आप कोई भी 2 निकाल लो, बट मैं पिक कर रहा हूं सिंपल वाले। सिंपल वाले मतलब जिसमें कैलकुलेशन सिंपल हो, प्लॉट करना सिंपल हो। एक्स की वैल्यू रख लेता हूं 0, एक्स के लिए 0। आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, एक्स 0 यहां पुट कर दूं एक बार। 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 0 तो गायब, 3y का 3 वहां डिवाइड में गया, 6/3, y के लिए कितनी आ गई? 2। तो 0 पे y के लिए कितनी आई है? 2। 0 पे y के लिए कितने? ये सॉल्यूशन है इसका। रब कर देता हूं, कैलकुलेशन माइंड में कर लियोगे आपने, मैं तो बस वेरीफाई करा रहा हूं आपको कि सही कर रहे हैं आप। ये सॉल्यूशन है इसका, पुट करके देख लो। x0 रखो, y2 रखो, 3 2 6, 6 इक्वल टू 6, LHS RHS सेम, LHS RHS सेम मतलब ये सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया, ये 0 ये 2। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, तो क्या ऐसे लिखूं? a इक्वल टू 0,2 x, y, x, y, यही तो लिखे हैं सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन कैसे है? अब ये पॉइंट वाली फॉर्म में, ये एल्जेब्रिकली, इसको मैं ज्योमेट्रिक वे में ले जाऊंगा अभी। तो एक सॉल्यूशन मिला 0,2। मैंने कहा अच्छा, एक 0,2 लिखा, x की एक वैल्यू 0 थी, जब x के लिए 0 की y2 आए, एक बार मैं y को 0 रख लेता हूं। एक बार क्या करता हूं, y को 0 रख लेता हूं। अच्छा, y 0 रखना है, कैलकुलेशन करूं, कर सकता हूं कि x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, 3 इंटू 0 0, x इक्वल टू 6। जब मैंने y 0 रखा है तो x की वैल्यू 6 आई है। जब y 0 रखा है, x की वैल्यू, ऐसे ही आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो जब मैंने y 0 रखा, x की वैल्यू आई है 6। तो कुछ इस तरह से बन रहा है मेरा सॉल्यूशन का ब्रैकेट, कुछ इस तरह से बन रहा है मेरा सॉल्यूशन का ब्रैकेट, कुछ इस तरह से बन जा रहा है सॉल्यूशन का ब्रैकेट।
कि अच्छा 0 पे 2 आई थी और जब y0 रखा x2 y0 पे x6 आया है, मतलब जैसे ये एक पॉइंट मुझे a मिला है, क्या ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट मुझे b मिल गया? और b पॉइंट कितने 0,6 नहीं 6,0। पहले x बोलते हैं फिर y बोलते हैं, ऐसी सब मिस्टेक नहीं चाहिए। मैं आपसे फुल मार्क्स लाना है आपको, ऐसी मिस्टेक नहीं चाहिए भाई। तो पहले तो हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो 6,0 a पॉइंट आगे भी 2 पॉइंट मिल गए ना। जैसे ये 2 पॉइंट मिले मुझे समझ आ जाना चाहिए मैं इनका ग्राफ तो बना सकता हूं। अब मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा कि पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर देखता हूं सॉल्यूशन मीनिंग आ कहां से रहा है। बट जैसे ही मुझे लगा कि यार इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना, सेम प्रोसीजर करूंगा, बट उससे पहले मैं इसी को होल्ड करता हूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक साथ दोनों ड्रॉ नहीं करना चाह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, पहले मैं इसी का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ऐड कर देते हैं ग्राफ आपके लिए, टाइम बचाते हैं आपका प्रीशियस टाइम। चलिए तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। आपको एक में कि 2 पॉइंट इनफ है, इन 2 पॉइंट को प्लॉट करता हूं और साथ साथ चीजें अपनी क्लियर करते हैं ना। अच्छा सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट को प्लॉट करता हूं 0,2, x की वैल्यू 0 है, जा ही नहीं पा रहा हूं ना 0 वाले लाइन पे, तो यहीं रुक जाऊंगा ओरिजिन पे। y की वैल्यू 2 है, ये वो पॉइंट हुआ। पेन चेंज कर लेते हैं आपके लिए, क्लियर होगा वरना समझना मुश्किल होगा। x 0 है y 2 है, क्या यही वो पॉइंट है? हाँ भाई यही वो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 है y 2 है, 0,2 यही है। साइड में उसको रफली दिखा दिया जाए, अभी दिखा देते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक क्लियर नहीं, साथ में हो जाएंगे। ये है मेरा पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, बस पॉइंट प्लॉट किया है। B पॉइंट प्लॉट कर लेते हो 6,0, इस बार x 6 है y 0 है, ऊपर नीचे नहीं बढ़ सकता हूं ना वर्टिकल एक्सिस में, तो 6,0 एक पॉइंट मेरा ये बन रहा है 6,0, तो ये मेरा B पॉइंट है, जो मैं लिख दे 6,0। बाद में तो ऐसे लिखूंगा नहीं, अभी पहली बार है तो हाँ पूरी तरह से पॉइंट समझ के ये 2 पॉइंट आ गए कि ये 2 मेरे पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट इनफ हैं। वैसे तो आप अगर इसकी और पॉइंट भी निकालना चाहे, जैसे कि अगर हम इसमें वैल्यू रखना चाहें आपके लिए 2, कि आप x की वैल्यू 2 रख लीजिए, तो आप 2 रखिए, y के लिए देखिए 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 4/3 आएगी, 1 पॉइंट समथिंग हाँ यहाँ कहीं आ जाएगा, या आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहे इसमें परफेक्ट भी, आप जो भी आंसर एक्स वाई की कोई भी सॉल्यूशन निकाल लीजिए इनफाइनाइट से, वो उसी लाइन पे आएगी जो यहां से फॉर्म हो रही है। 2 पॉइंट्स हैं, मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे वो लाइन मिल जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं बस इसका, जिससे प्रॉपर्ली आपको दिख जाए वो कि मैं बस इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, और जैसे ही ज्वाइन करूंगा उसके बाद जो फॉर्म हो रही है वो लाइन है, प्रॉपर यहां तक बना लेते हैं। ये है मेरी लाइन 1, ये है लाइन 1, L1 से दिखा देता हूं, मतलब लाइन 1 जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस हमने यही किया, अभी इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया, इसके 2 सॉल्यूशन ने लाइन बना दी। बस आपको ये पता होना चाहिए बाकी सब भी जो है वो इसके सॉल्यूशन ही है। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन है। आप कोई भी पॉइंट चेक करके देख लीजिए, आप कोई भी पॉइंट इसमें चेक करके देखेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर वो वेरीफाई हो जाएगा आपके लिए। तो ये सभी सॉल्यूशन है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। मैं सेकंड वाले की स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, इसको होल्ड पे साइड में रख दिया मैंने, इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको ड्रॉ करना है। ये मुझे पता है लाइन की तरह ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम पॉइंट्स चाहिए 2, मैक्सिमम आप कितने निकाल लीजिए, आपका मन है उसमें। तो x की वैल्यू एक बार सबसे सिंपल रखूंगा कि 0 रख लेता हूं, कैलकुलेशन इजी रहती है, प्लॉट करना इजी रहता है। एक्सेस वाले पॉइंट मिलते हैं ना, आपको पता है ना, x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, तो वो वाला यूज कर रहा हूं यहां पर ड्रॉ करने के लिए मेथड। तो x0 रखा, इस बार डायरेक्ट लिखूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। x0 रखा, ये 0 हो गया,
-3 वहां डिवाइड में गया, y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। क्या a और b लिखूं? रिपीट नहीं करूंगा, c और d लिख देता हूं। इस बार जो मुझे सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस ही हैं, बस मुझे पता है वो सॉल्यूशंस लाइन बना देते हैं क्योंकि वो पॉइंट की तरह बनते हैं, पॉइंट जुड़ के लाइन बना देते हैं। वो जो सॉल्यूशन है एक ये मिला है 0,4, लिखना पसंद करूंगा इसे 0,-4 की तरह, क्योंकि मुझे उसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है, नाम दे दिया c। जैसे उसमें a और b था, इसमें एक c हो गया। एक और फाइंड कर लूंगा इसका d। जैसे इसके 2 पॉइंट मिले, इन्हें प्लॉट कर दूंगा, इसकी लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट मिल गया 0,-4। आप कोई भी पॉइंट निकाल लीजिए, आप कोई भी पॉइंट निकाल लीजिए। मैं तो क्या करूंगा, एक बार y0 रख लूंगा, इजी बनाऊंगा अपने लिए, वर्क इजी बनाऊंगा। एक बार y0 रख लूंगा तो x की वैल्यू देखूंगा, y0 -3 × 0 0 0 2x = 12, x की वैल्यू 6 आ रही है। इतनी कैलकुलेशन डायरेक्टली अलाउड है, आपको करनी चाहिए, टाइम बचेगा आपका। x की वैल्यू आ रही है 6। एक और आंसर आ गया मेरे पास, कुछ ऐसे कि 6,0, पहले तो x वाला बोलते हैं ना, 6,0, ये मेरा डी पॉइंट है। मुझे इसके 2 पॉइंट मिल गए। जैसे मुझे इसके 2 पॉइंट मिले, मैं इसे भी प्लॉट कर सकता हूं। 2 पॉइंट में तो लाइन प्लॉट हो जाती है, बस पॉइंट ही तो प्लॉट करूंगा। एक बार प्लॉट कर रहा हूं 0,-4, x 0 है तो मतलब हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर सकता, ओरिजिन पे रहूंगा। y मेरा -4 है, y में नीचे की तरफ जा पाऊंगा कहीं, यहां मैं यहां जा रहा, बल्कि इसका ना कलर चेंज करते हैं। आप इसमें एक और चीज देखेंगे कि पॉइंट्स कभी कभी सेम भी आ जाते हैं या क्यों सेम आ रहे हैं वो भी समझेंगे। ये 0,-4 ये पॉइंट है मेरा, ये जो मेरा पॉइंट है 0,-4 है, दिखा भी देता हूं। ये मेरा सी पॉइंट है जो है 0,-4। बाद में आप ये ऑप्शन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, दिखा लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होते, खुद भी कंफ्यूजन नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो ये पॉइंट है 0,-4 जो मेरा सी पॉइंट है। डी पॉइंट प्लॉट करता हूं 6,0, 6,0 यहां आ रहा है। अब अगर आपको ऐसी कुछ कंफ्यूजन हो, 6,0 तो बी था, अभी प्लॉट किया था, नहीं चाहिए कंफ्यूजन। हो सकता है वो पॉइंट उसका भी है, वो पॉइंट इसका भी है, इंडिविजुअली हो सकता है वो सॉल्यूशन। तो अगर ये आया है, आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करी, बिल्कुल सही है, वो पॉइंट प्लॉट कर दो। डी पॉइंट भी सेम है, डी पॉइंट भी इसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरा डी पॉइंट भी है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम है 6,0, क्योंकि ये बोर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा ही होगा। वो सिंपल क्वेश्चन में ट्राई करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको, जो आप बेसिक करते हो कि उसमें थोड़े कंफ्यूजन हो जाइए। अगर हम ये वाला पॉइंट ना निकालते, पॉइंट डिफरेंट आते, बट जनरली 0 वाला निकालते हैं, तो इसलिए ये मेरा डी पॉइंट आ गया। सेकंड लाइन के 2 पॉइंट लिख तो दिए, सी लिख दिया, डी लिख दिया, 2 पॉइंट तो इनफ होते हैं लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट तो इनफ होते हैं लाइन बनाने के लिए। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा वो लाइन बन जाएगी। जैसे मैं उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन बन जाएगी। ये है मेरी लाइन 2, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन 2 है, मतलब ये वाला लाइन 2 की तरह रिप्रेजेंट होगा ग्राफ में। ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 था। अब अगर बड़ी सिंपली मैं ये चीजें सीखूं, कि ये जो येलो लाइन है L1 की, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो सभी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ध्यान समझना, टॉपिक यहीं एंड हो जाएगा ग्राफ का। सीधा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां क्लियर कर लो कि लाइन 1 के जितने पॉइंट्स हैं वो सभी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है। लाइन 2 के जितने पॉइंट्स है ग्राफ में, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, वो सभी पॉइंट्स इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है। वो सभी पॉइंट इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है, जो येलो लाइन पे भी आ रहा है और ये जो पिंक की लाइन है इस पे भी आ रहा है, येलो पे भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे आ रहा है। ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है। सर लाइन की तरह नहीं बनाते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। ये जो पॉइंट है ये मेरा दोनों लाइन पे आ रहा है। ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट किसका सॉल्यूशन होगा, L1 का या L2 का, L1 का या L2 का, या दोनों का, सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड L2। दोनों लाइन का सॉल्यूशन हुआ ना, क्योंकि येलो पे है तो उसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन भी कैसा है,
जो दोनों का सॉल्यूशन है, तो यही तो सॉल्यूशन हो गया इस पेयर का। वो इंडिविजुअल सॉल्यूशन है, बट ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया इस पेयर का। ऐसे ही हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइनली जो पेयर का सॉल्यूशन आता है, जो पेयर का सॉल्यूशन आता है, वो एक्स और वाई की वो वैल्यू होती है, वो एक्स और वाई की वो वैल्यू होती है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का होता है। यहां पर एक्स की वैल्यू 6 है, वाई 0 है, एक्स की वैल्यू 6 है, y 0 है। एल्जेब्रिकली ऐसे लिखूं, पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं कि 6,0। यही है सॉल्यूशन, यही है आपका सॉल्यूशन इसका। तो मैंने इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, मैंने इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। कैसे किया है? यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए। यही होता है आपका ग्राफिकल मेथड। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, इसको कॉपी कीजिए, आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। बट अगर आपको ये क्लियर है, आपका ग्राफिकल मेथड पूरी तरह से क्लियर है। इतना ही होता है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, वो साथ में ही सीखेंगे। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं ठीक इसी वे में। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने सीख लिया है कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। बस इतना सिंपल कि ये लाइन की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, इसकी लाइन बनाते हैं, ये लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है, इसकी लाइन बनाते हैं, और उनके दोनों के ग्राफ बनाते हैं। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है। एक बार क्यों रिवीजन क्यों कर रहे हैं इसका, नेक्स्ट टॉपिक हम यहीं से लेंगे। तो इन्हीं के ग्राफिकल मीनिंग से तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 इज ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक मीनिंग। हम एक साथ ग्राफिकल मीनिंग भी देखेंगे और एल्जेब्रिक मीनिंग भी देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। तो पहले समझते हैं कि अगर दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो दिखाया जनरल फॉर्म में दिखा दिया है। पर्टिकुलर एग्जांपल अभी ले रहे जनरल फॉर्म में। ये जो है इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये किस तरह से प्लॉट होने वाली है? एक लाइन की तरह। एक लाइन की तरह कैसी भी लाइन हो सकती है। ये जो है ये भी एक लाइन की तरह, क्योंकि ये लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है। अभी समझा हमने ग्राफ बना के, ये भी लाइन की तरह। मे बी वो लाइन कुछ ऐसी बन जाए, मे बी वो लाइन कुछ ऐसी बन जाए। तो मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। दो लाइन इस तरह से ग्राफ में बन सकती है, और कभी भी दो लाइन इस तरह से बन जाएगी, मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसी लाइंस को मैं बोल दूंगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहीं से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया। अब से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, मैं डायरेक्टली उसको लाइन बोल दूंगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो उसका लाइन ही है। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। हो सकता है वो दोनों लाइन कुछ इस तरह से दिख रही हो, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये तो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और मैं देखता हूं ग्राफ में और क्या कंडीशन आ सकती थी, ग्राफ में और क्या कंडीशन आ सकती थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर एक लाइन मेरी कुछ इस तरह होती, दूसरी लाइन कुछ इस तरह बन जाती। अभी करके भी देखें एग्जांपल में कि एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे बन गई, मतलब ये लाइंस कैसी हो गई हैं? ये तो पैरेलल लाइंस हैं। भाई दोनों लाइन ऐसे जा रही है, आगे जाके कहीं मीट नहीं करेगी, यहां कहीं मीट नहीं करेगी। ये तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही होती है, लाइंस विच नेवर मीट। आगे कितना ही इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करो कभी नहीं मिलेगी, कितना ही प्रोड्यूस करो कभी नहीं मिलेंगी। मतलब ये तो लाइंस कैसी हैं? ये लाइंस तो मेरी कैसी हैं? ये पैरेलल लाइंस है, ये मेरी पैरेलल लाइंस है। तो अच्छा भाई, अगर मैं ग्राफ में देखता हूं तो जो लाइंस हैं, जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। और कौन सा केस हो सकता है? और कौन सा केस हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है किसी के माइंड में अगर ये हो रहा हो कि सर ये भी तो हो सकता है केस, ये लाइन कैसी है? पैरेलल नहीं है, साफ दिखा है मेरे को पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, कि ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है।
अगर आपके माइंड में ये आया था तो आपने लाइन की एक बेसिक डेफिनेशन मिस कर दी, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि जो लाइन होती है उसको तो आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर लाइन को आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर देंगे तो ये दोनों लाइन तो यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हैं। तो आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ आया था तो आप समझ लीजिए अच्छा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है। जब भी आपको लाइन दिखती है आप उनको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करके सोचिए, आप उनको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करके सोचिए, आप उनको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करके सोचिए, ये हमेशा पहले रहेंगे। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाला केस अभी हटा देता हूं कि ये केस तो नहीं होता है मेरा, ये तो मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन में आ रहा है। और कौन सा केस हो सकता है? और कोई केस हो सकता है इसमें? हाँ, एक केस हो जाता है इसमें, ये समझते हैं कि सपोज एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, जब हमने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ कैसे बनाएंगे लाइन का, उसके 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे कि लाइन ऐसे बनी, कि लाइन इस तरह से बनी है, कि लाइन इस तरह से बनी है। और अगर इसमें मैं एक लाइन कुछ इस तरह से बनाऊं आपकी, कि जो सेकंड लाइन है जब मैं उसको प्लॉट करने जा रहा था वो लाइन ठीक इसी के ऊपर प्लॉट कर गई। ध्यान से देखना, इसी के ऊपर प्लॉट कर दूंगा इसलिए हट जाएगी, तो आप समझ जाना। हल्का सा साइड में ही रख लेते हैं कि लाइन इसी के ऊपर एग्जैक्टली प्लॉट हो गई है, कि उसी के ऊपर ही। ये वाला केस भी तो हो सकता है, ये वाला केस इन दोनों से अलग है, ये जो मेरा केस है ये इन दोनों से अलग है। अलग किस तरह से है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये एक पॉइंट पे मिली थी, ये इस पॉइंट पे मिली थी ना, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मिल रही थी। पैरेलल लाइंस ये कभी नहीं मिल रही थी। ये जो लाइन बनी है ठीक एक के ऊपर एक, ये कैसी है? तो हर पॉइंट पे मिल रही है। आप इसका कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, आप इसका कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, आप कोई भी पॉइंट पिक करेंगे ये तो हर पॉइंट पे मिल रही है। आप कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, इस पॉइंट पे दोनों ही लाइन मिल रही हैं, तो ये इनसे अलग है। पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती है, ये एक पॉइंट पे मिलती है, ये तो हर पॉइंट पे ही मिल रही है, ये तो हर पॉइंट पे मिल रही है। ये अलग लाइन से, ऐसी लाइन को मैं क्या बोलता हूं? यही होती है हमारी को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। तो ये को इंसिडेंट लाइंस होती है जो ठीक एक के ऊपर एक आ सकता है। दो लाइंस के मतलब दो पेयर ऑफ लीनियर, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, या दो जो लाइंस होती है उनके ये तीन केस ही हो सकते हैं, उनके ये तीन केस ही हो सकते हैं। मतलब या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, या वो पैरेलल लाइंस होंगे, या वो को इंसिडेंट लाइंस होंगी, या वो को इंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, आप इन लाइंस के सॉल्यूशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? आप इन लाइन के सॉल्यूशन, इस लाइन के सॉल्यूशन के बारे में बोल सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनका सॉल्यूशन किस तरह का होगा, इनका सॉल्यूशन किस तरह का होगा? मतलब क्या मैं लाइन देख के बता सकता हूं सॉल्यूशन? हाँ, बता सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर देखा, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अभी तो मैंने पिछले टॉपिक में ग्राफ बना सीखा है, ग्राफ में ये जो पॉइंट था यही तो सॉल्यूशन था, क्योंकि यही तो वो पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसके ग्राफ में भी आ रहा है, इसके ग्राफ में भी आ रहा है, यही तो सॉल्यूशन है, ये पॉइंट सॉल्यूशन है। मतलब जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्या मैं ये बोल दूं वन सॉल्यूशन? मैं क्या टर्म यूज कर सकता हूं? वन सॉल्यूशन। बस एक ही सॉल्यूशन आया है इसमें। इसमें तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा ना एक जो दोनों पे आ रहा है, दोनों पे नहीं आ रहा तो वो दोनों का पेयर का एक साथ सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, मतलब नो सॉल्यूशन। ये आपको समझ के रखना होता है, ज्यादा अच्छा रहता है, लर्न करने से नहीं चलेगा काम। बिल्कुल समझ के रखिए, आपको केसेस एक साथ समझ आने चाहिए कि नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, यहां दिख जा रहा है मुझे कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो दोनों में आ रहा है, तो नो सॉल्यूशन। इसमें क्या नो सॉल्यूशन बोलेंगे आप? क्या नो सॉल्यूशन बोलेंगे इसमें? नहीं, इसमें तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है। मैंने ये पॉइंट लिया दोनों पे आ रहा है, मैंने ये पॉइंट लिया दोनों पे आ रहा है, ये पॉइंट लिया दोनों पे आ रहा है। तो ऐसे तो जब तक लाइन दोनों बढ़ती रहेगी कि एक के ऊपर एक है, तो कोई भी पॉइंट पिक कर लो सॉल्यूशन है, कोई भी पॉइंट पिक कर लो सॉल्यूशन है। मतलब कितने सॉल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऐसे लिख लेते हैं, इनफाइनाइटली many
solutions, infinitely many solutions, no solution, one solution. बस ये एक ही सॉल्यूशन होगा। और जब एक ही सॉल्यूशन है, जो चीज एक ही होती है वो तो यूनिक होती है, यूनिक सॉल्यूशन। दोनों टर्म मुझे क्लियर होनी चाहिए, दोनों टर्म मुझे याद होनी चाहिए, दोनों टर्म मुझे समझ आने चाहिए। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये मुझे ग्राफ से समझ आया है। ये कहीं ना कहीं इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। मैंने ग्राफ में इसको ऐसा समझा है। अच्छा, ग्राफ में ऐसा समझा मैंने, मैं एल्जेब्रिकली इन्हें कैसे कनेक्ट करता हूं, इनको एल्जेब्रिकली कनेक्ट करता हूं, फिर एग्जांपल में ट्राई करेंगे उस चीज को। मैं ट्राई करता हूं इन्हें एल्जेब्रिकली कनेक्ट करने का, कि आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे, आप हमेशा ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताएंगे ना। आप पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे इंटरसेक्टिंग है, वन सॉल्यूशन है। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और बताएंगे वो पैरेलल लाइन से, नो सॉल्यूशन है। कि आप ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे वो कोइंसिडेंट लाइन है, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं उन दोनों के ये जो कोएफिशिएंट्स लिखे A1 B1 C1, A2 B2 C2, इनको यूज करते हुए, मतलब जब मैं आपको दो इक्वेशन दूंगा आप इन वैल्यूज से बता देंगे। कैसे बता देंगे? आप बस रेशियो फाइंड करेंगे। आप रेशियो फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2 का, A1 अपॉन A2। अभी एग्जांपल में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर पहले एक बार समझ लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। A1 अपॉन A2 और चेक करेंगे साथ में B1 अपॉन B2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 का रेशियो। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो चेक करेंगे। अगर वो रेशियो नॉट इक्वल टू आया, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, वो इसी की कंडीशन होती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन ही है। तो आप इंटरसेक्टिंग लाइंस को एल्जेब्रिकली ऐसे देख सकते हैं कि दो लाइंस मिली, आप ये रेशियो चेक कीजिए, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2। अगर वो इक्वल नहीं आया, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो आपको ग्राफ समझ आ गया, ग्राफ ऐसा होगा। आपको ग्राफ समझ आया तो ग्राफ से समझ गए, इसका तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें एक साथ फ्लो करती हैं, एक साथ समझ आना चाहिए। बट अगर आपका जो रेशियो था, जो आप रेशियो चेक कर रहे हैं, जैसे आप रेशियो चेक कर रहे थे A1 अपॉन A2 का, आपने A1 अपॉन A2 चेक किया है, देन आपने चेक किया B1 अपॉन B2 और वो आ गया इक्वल। अगर अनइक्वल आया था, इंटरसेक्टिंग लाइन है, अनइक्वल है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर वो इक्वल आ गया, वो पैरेलल लाइंस हो सकती है, वो पैरेलल लाइंस हो सकती है। हो सकती है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यही कंडीशन इसमें भी ट्रू होती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 कोइंसाइडिंग लाइंस में भी आता है, कोइंसिडेंट लाइंस में भी आता है। तो अगर रेशियो इक्वल है, दोनों केस हो सकते हैं। इस पे कई बार बोर्ड ने घुमा के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा यहां परेशान करता है क्योंकि सेम में आ रहा है दोनों। इसमें तो है नॉट इक्वल टू आया, नॉट इक्वल टू आया, इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल टू आया, दोनों हो सकते थे। अब कैसे इनको डिफरेंशिएट करूं कि भाई ये अलग है, ये अलग है? C1 अपॉन C2 यूज करके, C1 अपॉन C2 यूज करके, तब मैं चेक करूंगा C1 अपॉन C2। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू है B1 अपॉन B2 के और वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के, तब ये केस बनता है पैरेलल लाइंस का, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन वाला। बट अगर ये भी इक्वल आ जाता, मतलब कुछ ऐसे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, मतलब तीनों ही रेशियो सेम आ जाते हैं, ये मेरा केस बनता है कोइंसिडेंट लाइन वाला। इसके एग्जांपल भी लेंगे अभी आगे, ऐसे भी लेंगे, बाद में सॉल्व करके भी दिखाएंगे आपको, ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, बाकी जो मेथड्स हैं उनसे भी सॉल्व करके ये चीज हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर तीनों इक्वल आ जाता है, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस है। सभी जो पॉइंट्स है वो दोनों के सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट यही है कि सॉल्यूशन किस टाइप के, एमसीक्यू यहां से फ्लो करेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कहीं भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशन। एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, पैरेलल लाइंस, तीनों ही रेशियो इक्वल हैं,
कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। बहुत ध्यान से देखिए, इसे समझ के रखिए। अभी इसका सेम एग्जांपल करेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसके एग्जांपल करते हैं। यही टॉपिक समझ रहे हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी को दोबारा समझेंगे, बट अभी हमने एक जनरल फॉर्म में सीखा है, अब इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। और ये हमने कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं। जैसे ये दोनों पेयर दिख रहे हैं, ये मुझे पेयर दिख रहा है, इसको फर्स्ट वाला नोट कर लेता हूं कि ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकंड। जैसे इसमें ये है, ये दो पेयर है, फर्स्ट सेकंड बस लिख रहा हूं उसको। ये दो पेयर है, ये दो पेयर है, फर्स्ट सेकंड लिख रहा हूं। मुझे डायरेक्टली चेक करना है कि ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन, मुझे डायरेक्टली चेक करना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, मुझे ये सब चेक करना है। ये मैं चेक तो कैसे कर सकता हूं, रेशियोज से, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट। बस मैं ये कंडीशन चेक करूंगा, a1 अपॉन a2। स्टैंडर्ड इक्वेशन मुझे पता है, स्टैंडर्ड में ही लिखी है ये। तो a1 अपॉन a2, a1 क्या होगा, पहले वाले में x का तो कोफिशिएंट लिखा है, तो दोबारा नहीं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ी, x का जो कोफिशिएंट लिखा है वो तो 1 है, वो तो कितना है 1। सेकंड में जो x का कोफिशिएंट है वही तो 8, ये लिखा है ना, a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 हुआ 1, a2 हुआ 3, नीचे लिखा उसके। तो जो a2 है 3 है, पहले मैं चेक कर दूं कि b1 की वैल्यू क्या है। b1 कितना है -2, b1 कितना है -2, b2 कितना है 4, b2 कितना है 4। जब मैंने ये रेशियो लिखा मुझे यही दिख गया। अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूं, जो कि हो जा रहा है, डिवाइड तो हो जा रहा है, तो कर लेता हूं, 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली ये जो लिखा है a1 अपॉन a2 वो 1/3 लिखा है, जो b1 अपॉन b2 लिखा है वो -1/2 लिखा है। ये तो नॉट इक्वल आ गए, ये तो दोनों रेशियोज इक्वल आए नहीं है। a1 अपॉन a2 is not equals to b1 upon b2 in this particular question। इस क्वेश्चन में, इस पेयर में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते कैसी होती है वो लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वही है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अब मैं यहां से बाकी सारी चीज बता सकता हूं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बस इतने डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के आएंगे। आगे ही अपने आपके लिए डाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले आज के स्लाइड में, पूरे 5 क्वेश्चन करेंगे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड और ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस लेके जिसका एक सॉल्यूशन है, हमने उसको यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया। हमने बोल दिया सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, ठीक है। सेकंड वाले में चेक करते हैं, जैसे आएगा सबसे पहले a1 अपॉन a2 लिख के चेक कर लो कितना है। a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। b1 अपॉन b2 वो 2/4 आ रहा है, वो 2/4 आ रहा है। c1 अपॉन c2 वो -4 बाय -12 आ रहा है, -4 बाय -12 आ रहा है। अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं तो ये तो 1/2 ही रखेगा। अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखा है 2/4 भी डिवाइड करके हो जाएगा 1/2, सेम बन गए भाई। इसको भी देख लेता हूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 जा, ये 1/3 बना है, ये 1/3 बना है। इस बार मैंने c वाला चेक इसलिए करा है क्योंकि मेरे को दिख गया था b1 अपॉन b2 इसके जैसा ही दिख रहा है, यही दिख गया था ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसलिए ये भी चेक कर लिया। कंडीशन क्या बनी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आया, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अभी तो पढ़ा हमने, अभी तो पिछली स्लाइड में सीखा, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। ये हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है पैरेलल लाइंस की। मतलब ये पैरेलल लाइंस है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब कितने सॉल्यूशन होते हैं,
नो सॉल्यूशन। भाई जब जहां पर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन होता है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, नो सॉल्यूशन। इसमें आया नो सॉल्यूशन। मैं ये वाला डेटा समझ के रखूंगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी साथ में इससे एक चीज और सीखेंगे। मैं ये वाला डेटा नोट करके रखूंगा, सीख के रखूंगा। कौन सा? ये कि जब ये रेशियो था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लाइंस कैसी आई थी? लाइंस कैसी आई थी? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, मैंने बोला उनका सॉल्यूशन कैसा है? वो यूनिक सॉल्यूशन है। ये तीन चीज समझ के रखना है। एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें लिखूंगा, पिछले में नहीं लिखी थी, इसमें लिखनी थी एग्जांपल के साथ, इसलिए पिछले में छोड़ी है, जिससे ये वाला मुझे याद रहेगा कि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है a1/a2 b1/b2 को इक्वल है, बट c1/c2 को इक्वल नहीं है। वो लाइंस कैसी हैं? वो लाइंस पैरेलल लाइंस है, वो पैरेलल लाइंस है कुछ इस तरह से। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो ऑफ कोर्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो पहले थर्ड में देखते हैं, फिर देखते हैं हम इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाले हैं। पहले थर्ड वाले केस में देखते हैं कि ये कौन सा केस बन रहा है। मेरे को दो एग्जांपल दे रखे हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पेयर दे रखा है। मैं a1/a2 चेक करूंगा, मतलब 2/4 a1/a2। मैं b1/b2 चेक करूंगा, दैट मींस 3/6। मैं c1/c2 चेक करूंगा, दिखने लग गया मेरे को सेम बनेंगे, 1/2 1/2। तो c1/c2 भी चेक कर लूंगा, -9/-18। जब मैं इन्हें इनकी लोएस्ट फॉर्म में लाऊंगा डिवाइड करके, ये 1/2 बन रहा है, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6। ये भी बन रहा है 1/2, 3 2 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, पॉजिटिव का बन गया 9 2 18। ये भी बन गया 1/2। तीनों रेशियो इक्वल आ गए, तीनों रेशियो इक्वल आ गए, डेट मीन्स a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के, और साथ में इक्वल आ गया C1 प्रॉपर लिख लेते हैं जरा, C1/C2 के, C1/C2 के। तीनों रेशियो इक्वल हो गए, तीनों रेशियो इक्वल हो गए। ये तो कौन सी कंडीशन थी? अभी हमने साथ में सीखा था को इंसिडेंट लाइंस, को इंसिडेंट लाइंस। ये कंडीशन किसकी होती है? को इंसिडेंट लाइंस की। अब ध्यान से देखो, हम सीखना क्या चाह रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? एल्जेब्रिक मीनिंग के साथ ज्योमेट्रिक मीनिंग, एल्जेब्रिक मीनिंग के साथ ज्योमेट्रिक मीनिंग, एल्जेब्रिक के साथ ज्योमेट्रिक ग्राफिकल मीनिंग। तो एक कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन तो कैसे होते हैं? क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है? नहीं। क्या नो सॉल्यूशन? नहीं, हर जगह तो इंसाइड करे, सारे पॉइंट तो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, infinitely many solutions, infinitely many solutions। ये चीज अब इसमें भी नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी सीख लिया अब तो ये चीज क्या, कि क्या रेशियो बना था, क्या रेशियो बना था उसमें आपका, कैसी आपको लाइन समझ आई कि वो लाइंस कैसी हैं, और उससे क्या आपको उनका सॉल्यूशन समझ आया कि सॉल्यूशन किस तरह का है। हमने तीनों में ही देख लिया। इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है ना। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है एटलीस्ट। इसमें कुछ तो सॉल्यूशन आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बट सॉल्यूशन तो होंगे वो। इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एल्जेब्रिकली अगर इनका कुछ मीनिंग होता, एल्जेब्रिकली इनका कुछ मीनिंग होता, तो उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही ना होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना होता मतलब वो दोनों कंडीशन एक साथ कभी आती ही नहीं, वो कंडीशन एक साथ कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। इसलिए मैं बोल देता हूं, ये जो पेयर है, लिख नहीं रहा हूं, पहले बोल रहा हूं फिर साथ में लिख दूंगा। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इंपॉर्टेंट, सिर्फ याद रखना नहीं कि इनको इनकंसिस्टेंट बोल देते, मीनिंग, क्योंकि जब इनका सॉल्यूशन ही नहीं है तो एल्जेब्रिकली वो कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो रही होंगी, तो हम बोल देते हैं दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ में शो तो हो जा रही है बट वैसे कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, उसका एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को, इनकंसिस्टेंट। इसमें तो मिल रहा था,
इसमें तो मेरा आंसर आ जा रहा था, ये तो पॉसिबल हो जाएगी, हो भी गई है, कि हमने एग्जांपल में देखा था। ग्राफ ड्रॉ करें, ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पैरेलल वाली नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इसमें सॉल्यूशन तो आया ही है ना, तो ये भी तो मेरी कैसे होगी, कंसिस्टेंट, ये भी होगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लेटली जो लास्ट टॉपिक में हमने ये ऐड नहीं करा था, इसमें एग्जांपल के साथ ये भी ऐड कर लिया है। कॉपी करके रखिए, समझ के रखिए, बहुत ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए, ट्राई कीजिए, ये वाला पार्ट आप लर्न भी कर ले साथ साथ ही, ये वाला पार्ट साथ साथ मेमोराइज कर लीजिए, याद होना चाहिए। अब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं चाहता हूं आपको वापस से नोटबुक में देखना ना पड़े, आप उसको हल्का सा मेमोराइज कर लीजिए, सीख लीजिए। अच्छा, इसके बाद ये कंडीशन जा रही है, एंड ठीक नेक्स्ट पेज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कॉपी दिस एंड काइंड ऑफ लर्न दिस। चलिए फिर इसके बोर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। बोर्ड ने इस टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह से पूछे, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो या तो पूरा टॉपिक फिनिश करने के बाद, पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद, या कोई टॉपिक की आपने पूरी तरह पढ़ लिया, आपको उसके बोर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बोर्ड क्वेश्चन ही बताएंगे आपको टॉपिक एक्चुअल में कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से पढ़िए, अपना जो भी आंसर है नोटबुक में लिख दीजिए, ABCD। मैं आपको एक मिनट टाइम दे रहा हूं, पॉज करके अपना आंसर लिख लीजिए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे। A system of two linear equations in two variables is inconsistent if the lines in the graph are। चलिए, आपने लिख दिया होगा अब तक अपना आंसर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहा है, क्योंकि दो है ना, टू है, तो जो हमारा टॉपिक है वही चल रहा है, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। आ गया ना भाई क्वेश्चन में वर्ड, कुछ भी नहीं मिस कर सकते आप। अभी आ गया, अभी समझा आपने कि जो सिस्टम है वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। वो इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब जो लाइंस हैं वो ग्राफ में किस तरह से होंगे, जो लाइंस हैं वो ग्राफ में किस तरह से होगी। ऑप्शन ए कोइंसिडेंट। क्या आपका आंसर कोइंसिडेंट होगा? नहीं, क्योंकि कोइंसिडेंस वाले में ये कोइंसिडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट वालों में तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। जब सॉल्यूशन आ रहे हैं तो मैं उस चीज को इनकंसिस्टेंट तो नहीं बोलूंगा, मैं उसको इनकंसिस्टेंट तो नहीं बोलूंगा, तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। पैरेलल, हाँ पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन आता है, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन आता है, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तभी तो इनकंसिस्टेंट बोलूंगा। आंसर तो सही लग रहा है, टिक कर लेता हूं। स्टिल थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पढ़ूंगा, बोर्ड में गलती मत करना, आंसर आ गया नेक्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हो। कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा देते हैं वो, तो भाई इतना तो टाइम है हमारे पास, ऑप्शन तो पढ़ लेंगे। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट नहीं, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती मतलब उनका वन सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होता। सॉल्यूशन जिनका होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन तो इनकंसिस्टेंट बोला, ये भी रॉन्ग हो गया। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, बस ऑप्शन बनाया आपके लिए, कुछ भी अलग नहीं। अगर राइट एंगल्स पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा। नहीं, मेरे को तो चाहिए ही नहीं सॉल्यूशन, वो पहला लाइन से मिल रहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। मुझे पता है आपने ऑप्शन बी ही टिक किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, साथ में सीखते हैं। Which out of the following type of straight lines will be represented by system of equations? चलिए, लिख दिया होगा आपने अपना आंसर ABCD। पॉज करके टाइम लीजिए, करेंगे जितना टाइम आपको लगता है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपना आंसर लिखिए, दोबारा प्ले कीजिए और हमारे साथ सीखिए। आपको दो इक्वेशन दिखाई है, 3x + 4y 5, 6x + 8y 7। मुझे बताना है कैसी हैं ये। 4 ऑप्शन दिए, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, परपेंडिकुलर टू ईच कंडीशन भी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कंडीशन भी दी है। तो 2 लाइन दी है। सबसे पहले तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूंगा, 3x + 4y - 5 = 0। 3x + 4y - 5 = 0। और ये लिखा है 6x + 8y - 7 = -7। यहां ले आया, वहां 0 बच गया बेचारा अकेला, -7 = 0।
जब भी क्वेश्चन इस तरह से होता है कि आपको एल्जेब्रिक मीनिंग से ग्राफिकल मीनिंग पे जाना है, तो आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही तो मैं A1 B1 C1 पिक करता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं A1 B1 C1 पिक करता हूं, तो ये मैं लिख रहा हूं A1 अपॉन A2, ये मैंने लिखा B1 अपॉन B2, और ये लिख दिया C1 अपॉन C2। यहां डिवाइड हो जा रहा है, कर देंगे, ये 3 1 जा 3 2 जा, चलिए कर देते हैं। तो ये बचा 1/2, यहां भी हो जा रहा है 1/2, इक्वल का साइन भी लगा तो दोनों इक्वल है। या माइनस माइनस कैंसल, 5/7 तो 5/7 रहेंगे, लोएस्ट फॉर्म है उसकी, या को प्राइम नंबर है, चैप्टर 1 भूले तो नहीं हो आप। 5/7 को प्राइम नंबर तभी और डिवाइड नहीं हो रहे, फर्स्ट सेकंड दोनों में यूज हो जाता है एक्सरसाइज में। 5/7 ये तो नॉट इक्वल टू आ गया A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2। ये कौन सी लाइंस की कंडीशन होती है, याद है ना, पैरेलल लाइंस। ये तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। ये पैरेलल लाइंस है दोनों। ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस। ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, हाँ मुझे ऑप्शन मिल जा रहा है फर्स्ट वाला ही, ये पैरेलल लाइंस है। स्टिल ऑप्शन पढ़ लेनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी नहीं, कोइंसिडेंट होंगे नहीं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं। ये जो बार बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ रहा है क्वेश्चन में आया तो भाई देख तो लीजिए, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन है, 2025 क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी बोलो तो लाइन ऐसी होंगी, होंगी तो इंटरसेक्टिंग ही, वो तो फोर्थ ऑप्शन बना रहे हैं, होंगी तो इंटरसेक्टिंग ही, होगी तो इंटरसेक्टिंग ही। क्या आप लाइंस को बता सकते हैं वैसे कब वो परपेंडिकुलर होंगी? या तो आप ग्राफ ड्रॉ करके बताएंगे, वरना ये हम क्लास 11th में सीखते हैं, जब हम इनके स्लोप देखते हैं, हम लाइंस के स्लोप भी बता सकते हैं, तब आप इनके एंगल्स भी बता देंगे। अभी के लिए कभी आ ही जाए ऐसा तो आप पे ऑप्शन है ग्राफ में ड्रॉ करना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी ये ऑप्शन तो नहीं था, ऑप्शन हमारा भी पैरेलल है, एंड आई होप आपका भी आंसर इसमें पैरेलल ही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो चुका है आपके क्वेश्चन 1 एंड 2, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपसे, आपको टॉपिक आ गया है, एटलीस्ट उसके एमसीक्यू वाला पार्ट आप कर ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा है बोर्ड पे 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, पॉज एंड सॉल्व। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। सॉल्व कीजिए, अपना आंसर लिख दीजिए, एंड अब स्क्रीन पे देखिए, एक साथ सॉल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट से कैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, जो आपने अभी ये देखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इतना करता है बोर्ड, किसी चैप्टर सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा, किसी से कॉम्प्लिकेटेड भी करेगा। ये इतना ज्यादा नहीं किया, बट थोड़ा सा तो किया है। अगर बहुत ही बेसिक पढ़ के आप आगे जा रहे हो तो मे भी आप ये कर लो, बट इस टाइप के क्वेश्चन में अटकने लगेंगे, जो हमें नहीं अटकना है। हमें तो सारा पढ़ते हुए जाना, क्वेश्चन कुछ भी दे तो सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन ने बोला है द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दिए, लिख लूंगा, ये दोनों इक्वेशंस दिए ना, लिख लूंगा। लिखूंगा भी कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। ax प्लस 2y, 7 को वहां ले आऊंगा, -7 इक्वल्स टू 0, और इसको लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x प्लस by, 3x प्लस by -16 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन ने ही बोल दिया है ना, ऐसा ही तो बोला है। आपको कंडीशन बतानी है, कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस को ही रिप्रेजेंट करती है। बस आप कंडीशन बता दीजिए कि वो कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करे। कर सकते नहीं, क्योंकि ए और बी वेरिएबल है, वैल्यू नहीं पता है मुझे, मतलब अभी के लिए तो वेरिएबल है ना, ए और बी की वैल्यू नहीं पता है मेरे को। तो जब ये पैरेलल लाइंस हो उस समय ए और बी की क्या कंडीशन बन सकती है। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो मैं पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिखता हूं पहले, कि पैरेलल लाइंस में तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। भाई नॉट इक्वल टू तो इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है, इक्वल टू तो पैरेलल लाइंस में होता है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन में। तो अगर मुझे सिर्फ पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिखनी है, साथ में लिख दूंगा नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
और जो यूज हो रहा है सो यूज कर लूंगा। इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूं। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मेरी A1 की वैल्यू A से मैच हो रही है ना, ये A लिखा है। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। इक्वल टू, यहां तो इक्वल टू ही आएगा, ये तो इनइक्वालिटी ये वाली है तो इक्वलिटी है, यहां पर नहीं इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वलिटी है, A/3। B1 की वैल्यू 2 लिखी है, B1 की वैल्यू 2 लिखी है और B2 की जगह क्या लिखा है, सिर्फ B लिखा है। आई होप ये दिख जा रहे होंगे बड़ी क्लियरली, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होनी चाहिए। ax + by + c = 0, ये कंडीशन बनी है। यहां से ये कंडीशन बनी, फिर ये करते करते ऑप्शंस भी मेरे को दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस बन रहे हैं। ऑप्शन हमेशा दिखने चाहिए। जैसे आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हो तभी ऑप्शंस पढ़ लो, कई बार क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऐसी हैबिट मत बनाना, क्वेश्चन पढ़ूंगा सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, क्या पता टाइम वेस्ट कर दी, यहां से जल्दी आंसर मिल जाता और हिंट भी मिल जाती है वेयर वी हैव टू गो, हमें किस तरफ जाना है क्वेश्चन में। तो अभी ये कंडीशन बन रही है, ऑप्शन अगर पहले से पढ़ रखे हैं आपको दिख जाएगा ए और बी में ही कुछ बन रहा है। ए और बी में ही कुछ कैसे बन रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस कि बी यहां डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई में आया तो हाँ भाई ए भी बन गया। 3 यहां डिवाइड में वहां मल्टीप्लाई गया, 2 3 जा इंटू ही कर दूं, सीधा इंटू कर देता हूं 6, इंटू कर देता हूं और वो बना कितना 6। ए बी इज इक्वल टू 6 आ जा रहा है। कुछ आंसर तो नहीं है बट मेरी कंडीशन तो मैच कर गई। जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन ने पूछा था उस हिसाब से मेरी कंडीशन तो मैच कर गई है। कौन सी वाली, ए मैच करी नहीं, बी मैच करी, हाँ ए बी इक्वल टू 6, ये नहीं मैच करी है, ये नहीं मैच करी है, ऑप्शन मैच कर रहा है बी। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो 2023 में आया है उसका आंसर बन रहा है पार्ट बी। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही था। इनकेस नहीं था आप ये सीख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट में बता देता आपको, एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये आपने सीख लिया, कुछ भी आपको इसमें नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, बस ये पैटर्न समझ के रखिए। इस बेस पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इस बेस पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी के लिए आप 4th क्वेश्चन ट्राई कीजिए, साथ में सॉल्व करते हैं, पॉज एंड सॉल्व। चलिए जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो हमने पैटर्न सीख लिया है ना, और इसने डायरेक्टली पूछा है, आपको पेयर दिखा है, ये पहला पेयर लिखा है, मतलब पेयर में जो पहली वाली इक्वेशन है वो ये लिखी है, पेयर में जो दूसरी इक्वेशन है वो ये लिखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे, कन्वर्ट करो, डायरेक्ट करो, कर लेता हूं कन्वर्ट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2x - 5y - 6 = 0। सामने 0 छोड़ दो, बाकी सबको यहां ले आता हूं। इसको भी ऐसे करूंगा, सामने 0 छोड़ूंगा, बाकी सबको यहां ले आऊंगा। ये 6x है, माइनस का आ जाएगा -6x। ये अपनी जगह 15y अपनी जगह पॉजिटिव का ही रहेगा, प्लस 15y, ये -18 यहाँ के +18 बन जा रहा है, इक्वल्स टू 0। ये वो दोनों लाइन लिख के स्टैंडर्ड फॉर्म में, इतना तो बोर्ड क्वेश्चन करेगा, इतना सिंपल नहीं देगा, आपकी कैलकुलेशन, आपकी अवेयरनेस, आपकी एक्यूरेसी चेक करेगा, ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये तो पता था लाइन इंटरसेक्टिंग है, पहले कोइंसिडेंट है, या आइदर इंटरसेक्टिंग और पहले दोनों कंडीशन हो सकती है क्या, कैसे चेक करूंगा, रेशियो से चेक कर लूंगा। A1/A2 लिखूंगा, 2/-6, साथ में लिख लूंगा B1/B2 -5/+15। मेरे को दिख जा रहा है ये मैच कर जाएंगी, दिख रहा है 1 3 कर ही जाएंगी। C1/C2 भी लिख लेता हूं, तो वो कितना है -6/+18। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये माइनस का 1/3 बन रहा है, माइनस से ऊपर आ जाएगा, 2 3 जा, यहाँ प्लस माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ भी 5 3 जा 15, ये भी -1/3 है, यहाँ पर प्लस माइनस 6 3 जा, ये भी -1/3 है। तीनों जो रेशियो हैं वो इक्वल आए हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। क्या ऑप्शन है, हाँ कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग नहीं, पैरेलल नहीं, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, नो, आंसर इज कोइंसिडेंट, ऑप्शन सी। डन। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे, जो इन रेशियोज पे पूछे आते हैं। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, बट थोड़ा बहुत वो चेक करेगा, बिल्कुल बेसिक ही नहीं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं पता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी आ जाएगा। और ये जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये हमें बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहने, सीखते रहने चाहिए। क्यों सीखते रहने चाहिए, आपको ये दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट हुआ है, बस हल्की सी वैल्यूज चेंज कर दिया, आंसर भी वही फॉर्म हुआ था, इसमें वही फॉर्म हुआ होगा, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व तो नहीं किया, बट क्वेश्चन उसी तरह का डाला है हमने आपके लिए।
क्वेश्चन उसी तरह का डाला है, तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क भी बनता है। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा सा तो होमवर्क भी कर लीजिए। इतने टाइम से मतलब आपने कुछ लेक्चर्स तो देख लिया होगा, हमें अपने ऑफलाइन बैच की याद आ गई कि इतने टाइम से पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं 4-5 साल से, बट ऑनलाइन वालों ने भी स्टार्ट किया होगा हमारे साथ। तो ये ऑनलाइन वालों के लिए फर्स्ट ही होमवर्क दिया है हमने। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर जो आपको लगता है कमेंट में आंसर लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी कर लेंगे इसको और अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे इस चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चन। अभी के लिए आपका आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी डाउट था आप पूछिए हमसे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जैसे आप लीनियर इक्वेशन करने लग जाएंगे से पढ़ना, जैसे ये एग्जांपल, क्या उसको 3 लिख दूं? नहीं भाई, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पेयर लिख कैंडिडेट फॉर्म में लिख सिंपल कर सकते हैं, किसी पार्ट में कर लेंगे वही आपको ये फ्रैक्शन की आनेगा, ये आगे जाके बट आगे तो पहले इसमें पहले मैं इसको डायरेक्टली भी कर, पहले तो चेक करने के लिए रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसका नोट करिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस चार्ट हुआ था, तो सबसे पहले तो उन्हें ही लेट कर लो। देखो पी से रिप्रेजेंट किया, फिर से कर लेते हैं, बट अभी 2 वेरिएबल से सीखते हैं जो इसके साथ